नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। लेकिन आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन संसद के भीतर भगवा बनाम काला वाला सियासी नजारा देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे, जबकि सत्ता पक्ष के लोग भगवा गमछे में संसद के भीतर मौजूद थे। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के दिन विपक्ष के खिलाफ जमकर बजरंग बाण का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो बेहद कठोर हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी उतना ही दृढ़ और मजबूत हो जाता है। पीएम ने यह भी कहा कि एक वर्ग देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम मानता था, क्योंकि इनकी बादशाही मानसिकता थी। लेकिन इसी बीच बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली और सरकार को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। यानी सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बहस। आर पार हनुमान जी का डंका 2024 में किसकी जलेगी या फिर किसकी लग जाएगी लंका। राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। लेकिन दूसरी तरफ बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में अलग ही नजारा दिखा। कांग्रेस नेता काले कपड़े में दिखे और सत्ता पक्ष भगवा गमछे में। कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं रोड पर नहीं निकले हम। सरकार के विरोध में विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च भी निकाला। बीजेपी के स्थापना दिवस में इन्होंने पार्लियामेंट की जो आत्मा है खत्म कर दी है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो। हाँ, बहुत खुश होती है। सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। ये लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते थे। वही मैं कह रहा हूं, ये ट्रेंड क्यों बदला? आपको डांट देते। लेकिन पीएम मोदी के बजरंग बाण पर छिड़े सियासी घमासान के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 में किसकी सियासी लंका जलेगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं विपक्ष पर नरेंद्र मोदी के बजरंग बाण का विश्लेषण। क्या बोले देश के प्रधानमंत्री? बीजेपी को बजरंग बली जैसा बताया। भाव क्या था? पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से जोड़ा और कहा कि दृढ़
इच्छा शक्ति के साथ काम करो। उसके बाद क्या बोले पीएम? बादशाही मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया। गांधी परिवार को यानी परिवारवादी पॉलिटिक्स को शासक वाली सोच से जोड़ा। परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और कांग्रेस, एसपी, बीआरएस, डीएमके, आरजेडी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसे दलों पर एक प्रहार किया। यानी प्रधानमंत्री का कहना था कि ये जो परिवारवाद है और ये जो वंशवाद है, इसकी बेला अब समाप्त हो चुकी है। अनुच्छेद 370 पर चर्चा करी और कहा कि ये सरकार जो है वो, इसका भाव यह था कि ये सरकार जो है वो कड़े और बड़े फैसले लेने में सक्षम होने का संदेश दिया। बड़ा सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में हनुमान जैसा सेवा भाव बताकर क्या मोदी ने विपक्ष को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। और सदन में आज दो तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ काले कपड़े थे तो दूसरी तरफ भगवा गमछे थे हनुमान जन्मोत्सव के दिन। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया इस समय मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कीर्ति आजाद जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और जाने माने क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभय दुबे है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। कीर्ति आजाद जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आज जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें उन्होंने बोला कि बीजेपी जो है हनुमान जैसा भाव रखती है और वो भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की बात करी, क्या आपको लगता है कि जिस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री बात कर रहे थे उनका तात्पर्य स्पष्ट है कि परिवारवाद, वंशवाद को टारगेट करा जाए और भ्रष्टाचार को टारगेट करा जाए? कीर्ति जी। देखिए, मैं पहली बात तो गंभीरता से लेता नहीं किसी बात को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, किसानों को एमएसपी देने की बात हो, स्मार्ट सिटीज बनाने वाली बात हो, नोटबंदी पे जो नुकसान हुआ, ऐसे अनेकों चीजें। मैं कब तक बोलता चलूं? परिवारवाद की बातें करेंगे तो मेरे पास ये पूरा लिस्ट पड़ा हुआ। अमित शाह के बेटे जय शाह, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर के भाई अरुण सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल, देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान, नारायण रेड्डी के बेटे नीलेश राणे, किंजू जिंजू के किरण रिजिजू, कुमार बीरेंद्र सिंह के राव इंद्रजीत सिंह। मैं आपको कितने नाम पढ़ा दूं? यहाँ पे मेरे पास 25-30 नाम है। ये तो अभी सिर्फ वही 25-30 है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास। तो परिवारवाद की बात उन्हीं को करनी चाहिए जिनके घर शीशों के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। तो यह सबसे पहली बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो हनुमान वाली बात की, हनुमान सबके हैं। हनुमान केवल एक किसी के नहीं, जो सनातन धर्म को मानते हैं उन सबों के लिए हनुमान है। और हनुमान सबके संकट मोचक हैं, हमारा संकट का मोचन करते हैं। तो इनका आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इनकी जो दाल रोटी है ना, वह सांस पानी दाल रोटी केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान धर्म पर चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी लुटिया डूबने वाली है 2024 में, इसीलिए यह बातें ज्यादा रहती हैं। अडानी की बात नहीं आती, महंगाई की बात नहीं आती, बेरोजगारी की बात नहीं आती और चलती भी नहीं है। पता नहीं क्यों न्यूज में मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सारे ज्वलंत प्रश्न हैं। अभी 39.5% सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी रही है तो वो इस समय चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई विचार करने की बात नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी जब कोई कुछ बोलते हैं तो मैं कभी नहीं सुनता, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम होते हैं करने को, इसलिए अधिक ध्यान नहीं देता। मुझे मालूम है कि उसमें से काम तो पूरे होने नहीं है। जी। गौरव भाटिया, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सुनते नहीं है, लेकिन कोई काम पूरे होते नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बजरंग बाण चलाए और एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें कही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ध्यान हटाने के लिए राम और हनुमान की बात करती है और इसीलिए भगवा गमछा डाल के भी आज संसद चली गई? देखिए, वाकई देश बदल रहा है। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, आपको अमीश जी और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सबको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताइए, कभी भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया गया था, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में यह आविष्कार हुआ था। आज भगवे पे हर किसी को गर्व है और होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं एक बड़ी बात कह के शुरुआत करूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान भगवान से प्रेरणा लेके, हम लोग सब कहते हैं पवन पुत्र हनुमान,
संजीवनी बूटी लानी थी, पूरा पहाड़ ले आए थे। वैसे ही कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जी ही थे जो 220 करोड़ कोविड के टीके लगवाते हैं। संजीवनी बूटी ही तो थी जी। आम आदमी के लिए तो वो सुरक्षा कवच बन गए थे। और दूसरी तरफ हनुमान जी के गदा पे कैसे गदा से प्रहार किया जा रहा है भ्रष्टाचारी विपक्ष के नेताओं पे, इसका प्रमाण कल हमने देखा। आपको मालूम है अमीर जी, वो रसगुल्ला याद है ना टीएमसी का कंकड़ वाला, जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जी को खिलाना चाहती है? उस रसगुल्ले में चाशनी इतनी नहीं होगी जितनी याचिका में भ्रष्टाचार टपक रहा था कल। और मैं क्यों बता रहा हूं? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। टीएमसी, गुलाबी गड्डी, पार्था चैटर्जी, अभिषेक बैनर्जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की आज बेल नहीं हुई, मनीष सिसोदिया जेल में है, कट्टर बेईमान पापी आपके। बीआरएस के कविता सुप्रीम कोर्ट गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये गर्व से बात कही जा सकती है कि आज भ्रष्टाचारी डरा हुआ है। नागरिक कह रहा है सुबह का पेपर खोलो, किस तरह से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलती हैं। कांग्रेस की सरकार में खोलो तो 122 2G के लाइसेंस भ्रष्टाचार, 214 कोलगेट लाइसेंस भ्रष्टाचार, जीजाजी का भ्रष्टाचार, 2G CWG, ये क्या था? आज वो बदला है ना। दूसरी बात आपने करी काले कपड़ों की। देखिए, जिनकी नीयत काली, जिनकी सोच काली, जो चीन से घूस लेंगे, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवाज बुलाएंगे, जो बोलेंगे भगवा आतंकवाद, उनका काला वस्त्र छोड़िए। मेरा निवेदन है संक्षेप में, और दूसरी तरफ आप भी और बाकी वक्ता भी अपनी बात संक्षेप में रखें। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं कीर्ति आजाद की बात करता हूं। संक्षेप में ही कहूंगा। जी, कीर्ति आजाद, देखिए कीर्ति जी से मैं केवल एक ही बात कहूंगा। जी, मैं कीर्ति आजाद की बात एक बात कह दूं, 20 सेकंड। जी 20 सेकंड दे दीजिए, फिर जाइएगा। जी, देखिए कीर्ति आजाद जी क्या बोलेंगे। ममता बनर्जी, आप याद करिए अभी जी आपकी डिबेट में एक भगवान राम का भक्त था, उसने जय श्री राम बोला। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ममता बनर्जी की हिम्मत है अल्लाह अकबर का नारा कोई मुसलमान भाई लगाए और उतर के कहे तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दूसरा, उन्होंने कहा मुसलमान ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती में सह लूंगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुसलमान आप करते हैं। लेकिन क्या होता है? जी, मुस्लिम इलाका क्या होता है, पूछिए इनसे। जी, मैं क्या होता है? मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ कीर्ति आजाद है। कीर्ति आजाद आजकल एक और आजाद चर्चा में है, वो है गुलाम नबी आजाद, लेकिन उसके विषय पे नहीं आऊंगा मैं। कीर्ति आजाद साहब, आपने एक दिलचस्प बात बोली। आपने बोला मैं प्रधानमंत्री को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे लगता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को तो आप इंपॉर्टेंस देते होंगे। वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उनकी नेत्री हैं। वो रामनवमी पर और हनुमान जन्मोत्सव पर जो रैलियां निकल रही हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कहते हैं जिम्मेदारी जो रैली निकाल रहा है उनकी है कि कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। यानी वो अपना वर्डिक्ट पहले दे रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने बोला देखिए इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। इस देश में तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तब से है जब से ये देश आजाद हुआ है, या फिर उससे भी पहले, जब औरंगजेब ने सिख गुरुओं का जो हश्र किया था। लेकिन पॉइंट ये है सबसे बड़ा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं? जो सूट करता है वो सही है। आप वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, 14 विपक्षी दल। आपने पूछ लिया हो तो मैं जवाब दूं। जी सर। आपने एक नहीं मेरे से 15-20 पूछे हैं, तो मुझे कम से कम 5-7 मिनट देंगे जवाब देने का, या 1-2 पूछ लीजिए उसका जवाब देंगे। मैंने पूछ लिया आपसे, आप जवाब दीजिए। 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, तो अब उसका जवाब देना शुरू करूंगा तो बीच में टोकिएगा मत। इन्होंने भ्रष्टाचारियों की बात की। हमने किसी भ्रष्टाचार्य को आश्रय नहीं दिया। जिसके ऊपर पार्था के ऊपर हुआ, हमने सबसे पहले कहा इसके ऊपर जो होता है वो होने दो। ऐसा भ्रष्टाचारी इनका एमएलए भी अभी पकड़ा गया था, जो लोकायुक्त ने पकड़ा था, लेकिन कोई ईडी वीडी नहीं गया। कर्नाटक की अभी की बात है, मेरे ख्याल से ताजा 7 से 10 दिन हो गए। वैसे तो इन्होंने बाकी सब लोगों के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनवा दिए, सब कुछ कह दिया। तो फिर से मैं वही आना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर तो बोल करके आए थे अमित शाह जी की हम इसके ऊपर केस करेंगे, और एक
6 महीने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए और एक सेशन के बाद में दूसरी बार में वो मुख्यमंत्री बन गए। येदियुरप्पा के ऊपर लैंड स्कैम का इतना बड़ा केस है, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? मेरा ये कहना है कि जब भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो केवल विपक्ष के क्यों, इनके भारतीय जनता पार्टी वाले भी जुड़ने चाहिए ना। नारायण राणे के ऊपर कहा था ईडी करेंगे, अब नारायण राणे सेंटर में मिनिस्टर है। एक पंकजा मुंडे थी, 20 करोड़ का चिक्की स्कैम था, उसके ऊपर सामने आया था, सब कुछ था, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप अगर आपको लगता है कि बीजेपी नहीं बिल्कुल मैं टोक नहीं रहा आपको, गौरव भाटिया को नहीं टोका, मैं आपको भी नहीं, आपके फर्स्ट कमेंट पे आपको भी नहीं टोका था। मेरे को पहले जवाब देने दो। मैं आपको 15-20 साल से जानता हूं, ऐसे नहीं मैं आपको 15-20 साल से जानता हूं, जब से हम रिपोर्टिंग करते थे, आप भी मुझे जानते हैं और आप हमारी प्रामाणिकता भी जानते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है, आपने छोटा सा सवाल है मेरा, आपने बोला कि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, अभी आप 14 पार्टियां तो गए थे ईडी और सीबीआई के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट से क्या जवाब मिला? पंकजा मुंडे ने अगर बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तो जाए कोर्ट, हु स्टॉप्स? जाना चाहिए एनसीपी उद्धव ठाकरे को, ये तो आपका कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अच्छा जवाब है। जब कभी बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करो तो आप कोर्ट चले जाओ, बड़ा अच्छा कहते हैं आप। अभी आपने जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है काले कपड़े बोल करके, क्या आप जानते हैं जो लोग निशा पूजा और काली की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं? जब कभी भी हवन समाप्त होता है और हवन के अंदर से राख निकलती है, वो टीका काला होता है। क्या आपको मालूम है जब शनि महाराज, शनि देव की पूजा होती है और काली मां की पूजा होती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं और काला टीका लगाया जाता है? में कौन सी काली मां की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? और मैंने कुछ कमेंट नहीं करा, मैंने सिर्फ जानकारी दी कि काले कपड़े डाल के गए। अरे भैया, विपक्ष काले कपड़े डालकर था और शासन के लोग भगवा कपड़े डाल के थे, भगवा गमछे डाल के थे। ये मैंने एक फैक्ट बताया, अगर ये फैक्ट नहीं है तो बात वही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ तो मैं नहीं तो मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, बात तो पूरी खत्म होने दो ना। जब एक तरफ कहते हो कि लोग भगवा लगा करके गए थे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए वो काले कपड़े पहन करके गए थे। अरे काले के अंदर भी होता है। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूं और रात को पूजा करता हूं, जिसको निशा पूजा कहते हैं। अगर दशम महाविद्या मालूम हो ना किसी को भी बैठे हुए तो मुझे बताना। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 दिशाएं हैं। अंग्रेजी में सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो मुझे मत सिखाओ मेरे सनातन धर्म के बारे में, मुझे मत सिखाओ। कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता, कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता। तो गौरव लाल रंग भी लगता है जो हनुमान जी को लगता है, लाल रंग होता है जो हनुमान जी को लगता है। बृहस्पति की पूजा होती है तो उसमें पीला आता है। सबके बुद्ध के लिए जब हम करते हैं तो वो हरा कपड़ा पहनते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें न बात करो तो अच्छा है, धर्म में मत जाया करो। ये जितना कहते हैं कि धर्म की अफीम चटानी चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना, धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम जब आप गौरव भाटिया का जरूरी है। ओके, गौरव भाटिया, ओके, दिस इज अ बिग स्पेस ऑफ बिटवीन गौरव भाटिया एंड कीर्ति आजाद। ओके, गौरव भाटिया, धर्म की अफीम मत चटाइए, जवाब दीजिए 2 टूक, टाइम लिमिट को फॉलो करके। देखिए, अगर मैं कहूं कि धर्म की अफीम कोई चटाता है तो वो तो ममता बनर्जी खुद है। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए थे, कीर्ति भाई ने उस पर कुछ नहीं बोला। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अमीश भाई, जब आप निकलते हैं, बाहर जाते हैं, भारत में कहीं भी, क्या आप ये पूछ के जाते हैं अमीश भैया कि मुस्लिम इलाका है, कोई और हिंदू इलाका है? मैं मुस्लिम इलाके में नहीं घुसूंगा। हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल, वो पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ गौरव भाटिया मेरे से? मैं क्यों पूछूंगा? कोई इलाका है, ये देश है और ये देश सबका है, आपका भी है, मेरा भी उतना है, कीर्ति भाई का भी उतना है, अभय जी का भी उतना है। अच्छा, तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेती हैं, एक मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की यात्रा जाएगी, दंगा होगा तो जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे भैया, संविधान पढ़ती, कुरान छोड़ देती थोड़ी देर। उस संविधान में लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का काम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रमजान का महीना बड़ा पावन है। अरे ममता बनर्जी, ये बताओ, रामनवमी का त्योहार पावन नहीं है क्या? हनुमान जन्मोत्सव पावन नहीं है क्या? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे अमीश भैया। ठीक है, जवाब लेते हैं। कीर्ति आजाद 40 सेकंड रिप्लाई, देन अबे दुबे कांग्रेस। और एक बात और बोल दो। जी आगे बोल दीजिएगा। कीर्ति आजाद का शार्प रिबटल बनता है। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाता है ये कार्यक्रम, तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोले। चमड़ी मत उधेड़ना। ना, अरे क्यों चमड़ी मत उधेड़ना। गौरव जी चमड़ी मत उधेड़ना। कीर्ति भाई ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। हम
तो हम क्यों किसी की चमड़ी उधेड़ेंगे, हम तो सवाल पूछ के जरूर उधेड़ सकते हैं, चमड़ी उधेड़ने का काम हमारा नहीं है। कीर्ति आजाद साहब, मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है, हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। अमीश भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई इस प्रकार की प्रदर्शन होता है या कभी कोई रूट लगता है या जुलूस निकलते हैं तो उसमें चार मानक होते हैं। एक ये मानक होता है कि कोई हथियार नहीं होगा, दूसरा होता है कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे, तीसरा होता है रूट, और चौथा होता है कि डीजे में आप जोर जोर से भड़काऊ कोई भी गाने नहीं लगाएंगे। ये चारों का उल्लंघन किया जब यह लोगों ने जुलूस निकाली, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कहा ना चमड़ी उधेड़ दी, कभी नहीं कहा। यही झूठ परिकाष्ठा इसको कही जाती है, यही कही जाती है। इन्होंने रूट बदला, जो 5:30 बजे तक समय था उसको 6 बजे शुरू किया, जो 5:30 बजे खत्म करना था 6:30 बजे शुरू किया, और ऐसी ऐसी जगहों से रूट बदल करके गए जहां पर ये झगड़ा झंझट हो। मैं तो शुरू में ही आपको कह सकता हूं, कहा है कि इनकी सांसें, रोजी रोटी, इनका दाना पानी हिंदू मुसलमान पे है, ये बेचारे इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, नहीं सवाल उन पर नहीं है जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने पत्थर चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने हमला करा, लेकिन सवाल उन पे है कि इन्होंने रूट कैसे बदल लिया। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखता हूं, लेकिन क्या उन पर सवाल नहीं होगा जहां से पेट्रोल बम जले, जहां से पत्थर चले? कीर्ति भाई, कीर्ति आजाद जी, अवश्य होगा मेरे अमीश भाई, अवश्य होगा। यदि मैं आपको भड़काऊंगा, अनर्गल कुछ बोलूंगा तो आप उसका जवाब मुझे देंगे ही, आप चुपचाप बैठे हुए नहीं सुनेंगे। और यह मैं कह रहा हूं मामला एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ। यदि चुपचाप निकल जाते, अच्छे से प्यार से, हथियार नहीं लहराते, किसी को उकसाते नहीं, चुपचाप आराम से चले जाते, तो भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लो गोलियां चलाओ। अरे भाई बात तो खत्म करने दिया करो ना, ये मैं कुछ थोड़ी वो रखनी चाहिए गंभीरता। मैं 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। क्या तलवार ले जाना चाहिए था जबकि वो मना था, आप मान गए थे? क्या आपको ज्वलनशील पदार्थ रखने थे, नहीं रखने चाहिए थे? क्या डीजे बजाना चाहिए था, नहीं बजाना चाहिए था? ये आप खुद आपने माना है, उसके बाद जानबूझ के किया है, तो स्वाभाविक पता लग जाता है। क्योंकि जो लोग रामजादे हरामजादे बोलते हो, जो लोग ये कहते हो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जो इस तरीके की बोलते हैं। ओके, अबे दुबे, मेरा सीधा सवाल है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए थे, ऐसे ही बीजेपी को कठोर होना पड़ेगा। अबे दुबे जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि प्रदान करें। ओ मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? क्योंकि तुमको प्रधानमंत्री जी ने हनुमान करके संबोधित किया कि उन्हीं के जैसा कार्य करना है, तब मैं संबोधित कर रहा हूं। क्यों मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो धन्ना सेठों के अनुयायी बन बैठे। जिस दिन तुम ठान लोगे तो ये धन्ना सेठों की सरकार को दुरुस्त कर दोगे। अमीश देवगन जी ने कहा सदन में भगवा पहन कर गए। आप जानते हैं रावण ने भी भगवा वस्त्र धारण करके, छद्म वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, जैसे 2014 में सत्ता का हरण किया है। तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से भय से सत्ता का हरण किया है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। सत्ता का हरण किया है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था। ब्रेक के बाद इसका जवाब होगा। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह हमास सड़कों पर उतरे, इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल ने रात होते ही अल अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। अफगानिस्तान के हेरात शहर में बड़ा विस्फोट हुआ। सूत्रों के मुताबिक शहर में गोलीबारी और विस्फोट हुआ। तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने इस्लामी स्टेट खुरासान के ठिकाने पर हमला किया।
ब्राजील के ब्लूमिनाओ में एक हमलावर ने डेकेयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग लगने से हड़कंप। आग लगने के बाद काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। रूस के मीडिया का कहना है कि केतली में आग लगने की वजह से आग लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का देश भर में कार्यक्रम। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन। हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पर फहराया झंडा। देश भर में कई बड़े कार्यक्रम। 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने दीवार पर चित्र बनाया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया झंडा। मौके पर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा। शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल तक के लिए लोकसभा स्थगित। 2 बजे तक रुकी राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पहुंचे पीएम मोदी। पार्टी में राजनाथ सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी थी मौजूद। कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने चाय पार्टी से बनाई दूरी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज शाम लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हनुमान जन्मोत्सव की दी शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मिली मंजूरी। तय रूट से दोपहर 2 बजे निकलेगी यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू संगठनों ने किया हवन। पुलिस इलाके में ड्रोन के जरिए कर रही है नजर। हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में 3 सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई थी हिंसा। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित कर दिया। भारत ने जीता संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी समिति का चुनाव। भारत को मिले 46 वोट, चीन को मिले 19 मत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत पर जताई खुशी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। 31 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सुनवाई आज। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी और 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर। राजू पाल मर्डर केस में आरोपी है अब्दुल कवी। केरल ट्रेन अग्निकांड का आरोपी शाहरुख सैफी को आज कोझिकोड कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है आरोपी। ट्रेन के अंदर 7 से 8 लोगों पर पेट्रोल फेंक कर लगाई थी आग। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक मामलों की जांच का दायरा भी बढ़ा। अब मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। ईओयू की साइबर सेल जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए थे एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी।
गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया बड़ा पर्दाफाश। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से फोन के जरिए बातचीत करता था दीपक बॉक्सर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिल्ली और पंजाब में हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 पिस्तौल के साथ 10 जिंदा कारतूस जब्त। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 2 बदमाशों ने पुलिस वाले की पकड़ से भागने की कोशिश की। बदमाशों के भागने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने सिविल लाइन थाने में तैनात कांस्टेबल का अपहरण कर लिया। कार्रवाई के बाद कांस्टेबल को छोड़कर फरार हुए बदमाश। गुजरात के जैतपुर में शराब माफिया और उसके पड़ोसी के बीच हाथापाई। अवैध शराब नहीं बेचने पर कई बार हुई थी कहासुनी। वकील संगठन आज रैली निकालकर तहसील अधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के शक में एक लड़के की ग्राम प्रधान ने की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। यूपी के मथुरा में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। लड़की की हत्या के आरोप में मां, भाई, बहन समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस ने गोवर्धन के गोविंद कुंड से बरामद किया था शव। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरआई ने 20 करोड़ की कोकेन जब्त की। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गदग में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग अभियान के समय एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले हर गतिविधि पर नजर रख रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। करीब 20 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचने से भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। करीब 60 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई। यूपी के कानपुर में कपड़ा बाजार में लगी आग पर पाया गया काबू। पिछले 5 दिनों से आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे दमकल कर्मी। आग में पूरी तरह से तबाह हुआ बाजार। यूपी के इटावा में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस के जवान ने एक बच्चे की बचाई जान। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 बसों में अचानक आग लग गई। भीषण आग से दोनों बसें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गाजियाबाद में कार अचानक नाले में गिर गई। इस हादसे में एक लड़के की चोटें आई हैं। क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। देश का प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, गुलाम नबी आजाद पे कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अब गुलाम नबी आजाद पे कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस का बड़ा फैसला है कि उस पर चुप्पी साध दी जाएगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कल न्यूज 18 के इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। हालांकि कीर्ति आजाद हमारे साथ आज चर्चा में है, लेकिन कल गुलाम नबी आजाद हेडलाइन थे और आज सब अखबारों ने भी न्यूज 18 के इंटरव्यू को प्रामाणिकता से दिखाया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी है, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ी बात बोली अभय दुबे ने कि सत्ता का हरण कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जवाब, लोकतंत्र में सत्ता का हरण नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ने वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में। यही इसी को सामंतवादी सोच कहते हैं, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया था। एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा था बादशाही सोच। ये बादशाही सोच है। देखिए, रावण और दुर्योधन दोनों में एक समानता थी। उन्होंने अपने पूरे राजपाट, पूरे जितने योद्धा थे, सबको मरवा करके अंतिम समय युद्ध में गए थे। गांधी परिवार पूरे कांग्रेस को खत्म करवा देगी, इसके बावजूद भी उसको होश में नहीं आएंगे। ये दुर्भाग्य है। रावण और दुर्योधन की मानसिकता में आज गांधी परिवार है। पूरा खत्म हो गया है कांग्रेस पार्टी, पूरा संगठन खत्म हो गया है। 10 दिन तक इन्होंने देखा, तापमान देखा इस शहर का, गांव का, कि राहुल गांधी के पक्ष में कोई खड़ा आता है या नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाएंगे या नहीं। अगले दिन इनको लगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, और नतीजा है कि ये दोबारा से कोर्ट की शरण में गए हैं। दूसरी बात, देखिए, जब एक व्यक्ति अभी पैनल पर बैठे हुए, देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। 2019 का चुनाव था। अबे जी बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा। ममता बनर्जी 2019 के चुनाव के समय मुसलमानों को वोट को लेकर करती है, तो दुधारू गाय है ना, इनका तो हम कई लात सहेंगे। और यही कांग्रेस के बैठे एक पैनल पर हैं जो लोग व्यक्ति हैं, वो भागलपुर दंगे में
उनके परिवार का भी राज बहुत चला था। और जब लोग चुनाव लड़ने गए थे तो माइनॉरिटी के लोगों ने कहा था कि भाई इनके पिता की भूमिका थी भागलपुर दंगों में। मैं जवाब पिता की भूमिका थी भागलपुर दंगों में। मैं जवाब लेता हूं। पहले अभय दुबे रिएक्ट। आपने आपकी ये बादशाही सोच है। आप गुलाम नबी आजाद पर सीमित रहे, अनिल एंटनी ए.के. एंटनी के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, क्या करिएगा? आपने इतना बड़ा बादशाही सोच क्या है पता है करा बीजेपी ने 2014 में। हाँ, मैंने कहा ना, तुलसीदास जी ने कहा था, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता को राजनीति से, भय से, प्रीत से, प्रलोभन से, वैसे ही भाजपा ने किया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सनातन संदर्भ, कैसे भारतीय जनता पार्टी उस हूबहू वैसे ही आपको समझ में आएगी। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलत्स, पुलत्स के पुत्र थे विश्वा, और विश्वा के 2 बेटे थे। एक समूह था रावण का, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, और एक था कुबेर, रावण का भाई। लंका और पुष्पक विमान भी उन्हीं का था। अब आप अगर मैच करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन धन्ना सेठ है जो स्वर्ण की लंका और पुष्पक विमान इनको मुहैया करा रहा है। उसी को प्रतिबिंबित करती है सत्ता। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, समझा नहीं पा रहे अडानी जी पर इतने आप लॉजिकली समझा नहीं पा रहे वोटर्स को। आप गुलाम नबी आजाद ने बोला कि जो मोदी को गाली देता है मेरे इंटरव्यू में, उसको कांग्रेस पसंद करती है, कांग्रेस का नेतृत्व पसंद करता है। क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में जब भी बात करता हूं तो एक पुराना गाना याद आता है, एक बंगला बने न्यारा। वो बंगले पे सब कुछ समर्पित कर दिया। उससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जो बात कर रहे थे ना अभी, कीर्ति आजाद, एक सेकंड बस 10 सेकंड दीजिए अमित जी, 10 सेकंड बस। दिए 10 सेकंड दिए आपको, दिए। जो अभी कीर्ति आजाद साहब बोल रहे थे ना, तो ये हेमंत तो बिस्वा शर्मा को 6 महीने नहीं, आजाद साहब वो 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2015 को, बुकलेट निकालकर कि भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अमेरिकी एजेंसी ने भी सिद्ध कर दिया। अगस्त के महीने में उसने ज्वाइन कर ली थी। भावना गवली पहले उद्धव सेना में थी, अब शिंदे सेना में। यशवंत जाधव एमएलए यामिनी जाधव, इनको ईडी ने फेमा का केस दर्ज किया। अब वो शिंदे सेना में, पाक साफ है। प्रताप सरनाइक, वो सब एक लंबी फहरिस्त है। आपने अपनी बात को रख लिया, सारे के सारे तीर्थयात्री बन गए, सारे पाप धो लिए प्रधानमंत्री जी। प्रोफेसर आगे, जब हनुमान आप ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, देखिए मेरे साथ अनुराग भदौरिया जो अभी तक बोले नहीं है। एक सेकंड अबे दुबे को ऑडियो डाउन करिए आप। अबे ओके, प्रोफेसर आगे, देखिए 40 सेकंड। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी आज तक एक भी आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साबित नहीं कर पाई है। एक भी मंत्री के खिलाफ आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं लगाया तक नहीं है। और कांग्रेस की जब सत्ता थी यूपीए के शासन के, और ममता बनर्जी, दोनों के मंत्री आज जेल में हैं। यूपीए सरकार के समय घोटाले एक के बाद एक घोटाले होते गए। दूसरी बात, लेकिन कीर्ति आजाद कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान तो उनकी पार्टी। आज ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के सहारे सत्ता में रह रही हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया किसने था? सीपीएम ने बसाया था। उसकी वोट की खेती ममता बनर्जी कर रही हैं। और इमामों को आप वेतन देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? सुनिए, नहीं, 30% मुसलमानों की बस 10 सेकंड में खत्म। नहीं, पिछली बार 43% वोट जो मिला था ममता बनर्जी का, उसमें 23% वोट मुसलमानों का वोट था। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान। ओके, लेट कीर्ति आजाद रिप्लाई। कीर्ति आजाद जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर आज तक नहीं कोई आरोप लगा। पीएम केयर्स एक बार खुलवा के उसमें आरटीआई में ला दीजिए, पता लग जाएगा। अडानी के बारे में डिस्कशन करवा दीजिए और एक बढ़िया सी रिपोर्ट वहां पे जेपीसी करवा दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। इन्होंने ममता बनर्जी की बात की, मुसलमानों को सब कुछ इन्होंने किया। दुर्गा के साथ ये होता है, 6 महीने पहले से लोग सबको करने लगे। वहां पर मुसलमानों ने और हिंदुओं दोनों ने मिल करके 50% से ज्यादा ममता बनर्जी को वोट दे दिया और जिता दिया। दिल्ली में इन्होंने यही किया, यहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई। तेलंगाना में वही करने के लिए गए, वहां पर भी हार करके मुंह की खा गए। और जो बंगाल में मार खा गए, और आगे आने वाले समय में इनको दिख रहा है कि 42 सीटें यहां की जाने वाली है, तो आजकल उसके पीछे लगे हुए हैं। तीसरी बात इन्होंने व्यक्तिगत की,
मैं रागी जी की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अगर इन्होंने तथ्यों के साथ कहा होता तो अच्छा था। इनका आक्षेप भागलपुर के दंगे को लेकर के जो इन्होंने बात कही मैंने है, नहीं कहा था माइनॉरिटी सेल के, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल ने किया था। प्लीज 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 रागी जी, मैंने आपको टोका नहीं था, तो आपको कम से कम इसके बारे में पता करने, कोई कह दे कुछ भी, मुझे लोग कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी के टीचर एसोसिएशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में सदस्य हैं, फिर मैंने तो नहीं कहा, मैं भी तो कह सकता था। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहिए। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए उन्होंने, पांव में गोली लगी उनको। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, मैं झूठे वीरों का बेटा नहीं हूं, और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा गर्व है। मैं खुद भी अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला और वो कुछ किया है। इसलिए कभी भी गैर जिम्मेदाराना बचकाना कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उचित ना हो। मैं उसके बावजूद आपके खिलाफ नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये मेरे संस्कार में नहीं सिखाया गया है। ममता बनर्जी वाली बात आपने कहा कि मुसलमान, अरे आपकी बात ही नहीं सुनी किसी ने। मुसलमान हिंदुओं दोनों ने मिल करके ऐसी जीत दिला दी कि इनके नाकों चने चबवा दिए, उल्टे पांव बरेली को चले गए ये लोग, और वहां पर से अमेठी के ऊपर बातें करने लगे। तो कभी भी कुछ बोलते हुए जरूर सोच लेना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। ममता दीदी ने आज तक ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कोई भी न तो रामनवमी का जुलूस रोका, न हनुमान जयंती का रोका। जवाब आज भी हनुमान जयंती की वहां पर थी। ओके, गौरव भाटिया मैंने बता दिया। गौरव भाटिया, देन अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, आपने गुलाम नबी आजाद का जो साक्षात्कार किया, उसमें गुलाम नबी आजाद ने एक बात जो कही ना, उस पर जरा गौर करिएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस में रहना है तो नौकर की तरह रहना पड़ता है। नौकर की तरह इसलिए है कि मालिक तो एक ही है। और अगर आप देखें, आत्मसम्मान और कांग्रेस ये विलोम है। जब हम छोटे थे तो अनुलोम विलोम सिखाया जाता था। तो कांग्रेस और आत्मसम्मान, कांग्रेस में रह के आत्मसम्मान नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए, कुत्ते का पट्टा अगर आप खरीद के लाएंगे तो क्या आप किसी अपने जानने वाले के गले में डाल देंगे और वो व्यक्ति के डरवा लेगा? लेकिन कुत्ते का पट्टा कांग्रेस वाले अपने कार्यकर्ता और लीडर के गले में डालते हैं। अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। और हद तो तब हो जाती है अमीश, कैसे ये सब अलाउ कर रहे हो? अरे प्लीज 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 अलाउ अभी बताते कैसे कर रहे हैं, आपका भी जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक थोड़ा ना लगता है। सुनिए मेरी बात, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, अब वो ज्ञान कहा गया? कीर्ति भाई क्या हो गया? अभी तो ज्ञान दे रहे थे, आप कह रहे थे वो वैसी बात, आप ज्ञान दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? और ये सब बात बोले जा रहे हैं, ये काम मत करिए, उचित नहीं है। इनको शांत कराइए। कुत्ता बोलना, पट्टा लगा देना, ये उचित नहीं लगता। खास करके सरकार में जो पार्टी हो, उसके लोगों को इस प्रकार से नहीं बात करना चाहिए। कुत्ता जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको शोभा नहीं नहीं, मैं तो शांत हूं। हाँ चलिए, आपको भी उत्तर दे देता हूं। सुनिए, अभी आप बता रहे थे कि अफीम चटवादी धर्म की, ये देखिए, अब मैं आपको उत्तर तथ्यों के साथ देता हूं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जो भत्ता आप मौलाना और इमाम को दे रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी को कि ऐसा लगता है लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। मुस्लिम इलाका क्या होता है? जब आप भारत के लिए खेलते थे, आन बान शान के लिए खेलते थे, क्या आप क्रिकेट टीम में कीर्ति भाई ये ढूंढते थे कि कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है? ममता बनर्जी से कहिएगा संविधान पढ़े, मुस्लिम इलाका नहीं होता, चप्पा चप्पा हर भारतीय का है। और एक बात मैं और कह दूं, यहां पे कांग्रेसी बैठे हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य है मेरे हाथ में अमीश भाई। राहुल गांधी ने कहा ममता जी कहती थी भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी, लेकिन जब उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की, तो ममता जी ने उनको एक्शन नहीं ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया, पूरी रक्षा की। आज ये दोनों पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय में दोनों को करारा थप्पड़ पड़ा। जी अनुराग भदौरिया, सुप्रीम कोर्ट गए, कल झटका लगा, 14 विपक्षी दल गए, आप भी थे। आज प्रधानमंत्री ने बोला बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह है, उसी तरह का सेवा भाव लेके उसको आगे बढ़ना है।
देखिए, हनुमान जयंती पे सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हनुमान जी का आदर्श का पालन कहाँ हुआ? हनुमान जी तो सुनो, जयंती है, जन्मोत्सव जयंती होती है, तो उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो जीवित नहीं है उसके लिए होती है, हनुमान जी तो यत्र सर्वत्र हर जगह, इसलिए जन्मोत्सव कहते हैं उसको। अरे चले, जन्मोत्सव की मान लीजिए, जन्मोत्सव को दे दिया, उनकी बधाई में तो दे ही रहा हूं। मान लीजिए, मानिए, धारण करिए दिल से बजरंगबली को। भाई, आपके संकट भी कट जाएंगे। बहुत देर बाद आए, समय खत्म हो जाएगा, धर्म पे बाद में बहस कर लेंगे। जो सुमेरे अनुराग भाई, हनुमत बलबीरा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। अब ये समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए अब मैं बोल लूं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि बजरंगबली के आदर्श का पालन कहां हुआ? सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होते थे वो। तीन है ना, कि सबसे अगर बजरंगबली को मानते हो तो वो बहुत ही विनम्र होते थे। इतनी शक्तिशाली होने के बाद वो बहुत विनम्र होते थे। दूसरी बात, जो वो कहते थे वो करते थे। अरे बोलने दो भाई, क्यों बीच में? कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, मेरे पास टीवी नहीं है सामने, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं कोई ऐसे नहीं हूं। सुनिए, और जो कहते थे वो जो कहते थे वो करते थे। तीसरा, कमजोर लोगों के साथ खड़े होते थे। ये कहां लिखा हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी तो तीनों ही उल्टा काम कर रही है। कौन सा शास्त्र पढ़े थे? ना कमजोरों के साथ खड़ी में लिखा हुआ है? जो कहती है वो ये राजनीतिक ना, आप बताइए, देखो फर्क क्या है? अनुराग जी, राजनीतिक नारा मत दो। अरे चुप, राजनीतिक नारा मत दो। ये कौन है भाई? लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कौन है भैया? ये हमको तो लगता नहीं प्रोफेसर है, बीच में टोक पड़ता है, बोलता है हम प्रोफेसर हैं। भाई कौन से प्रोफेसर हो भाई, जो छात्र इतना नहीं पता कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बच्चों को पढ़ाओगे? अच्छा, वो ऐसा प्रोफेसर को तो नहीं होना चाहिए भाई। अब मैं बोल रहा हूँ तो काहे के प्रोफेसर नहीं सुनना चाहते हो? राजनीतिक बंदी क्यों कर रहे हो मेरे मित्र? भाई सुन तो लो। देखिए अमीश जी, टोकिए भाई, ये बजरंगबली की कहाँ बात कर रहे हैं? ये रंगों की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले बजरंगबली की बात करेंगे? धर्म को बांट दिया, धर्म की बात करने वाले ही तो बजरंगबली की बात करेंगे। रंगों से धर्म माना जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, एक करके अनुराग अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। देखिए कमाल की बात है, अभी आपके आज बजरंगबली का दिन है, और बजरंगबली के दिन में क्या बात हो रही है? कुत्ता, पट्टा। अरे भैया, क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? भैया बजरंगबली का दिन है, थोड़ा ब्रह्म भाव से स्वभाव सरल होना चाहिए और बात करनी चाहिए। बजरंगबली कमजोरों के साथ खड़े होते थे। कमजोर कौन है आजकल? कमजोर है किसान, कमजोर है युवा, कमजोर है महिला समस्या जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी। ये है कमजोर लोग जिनकी बात नहीं करना चाहते। बजरंगबली के दिन में तो इनकी बात कर लो कम से कम, कि कमजोरों के साथ गद्दा लेके खड़े होते थे। आज वो विपक्ष के साथ गद्दा लेके दबाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को दबा रहा है, और विपक्ष को जो कमजोर होता है जिसको, उसके साथ बजरंगबली गद्दा लेके खड़े होते हैं। बजरंगबली वार करेंगे गद्दा से चुनाव में, देखना। जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आ गया गौरव भाटिया। अच्छा ठीक है अनुराग, अब आपने आपका पूरा कोटा मैंने पूरा कराया, आपने 3.5-4 मिनट बोला। एक सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड। देखिए, अनुराग की हालत वैसे ही है जैसे एक बार रट करके विद्यार्थी आता है ना, कोई भी सवाल करो वही उत्तर देगा। अच्छा, रट तो जैसा ही ठीक है। गौरव भाटिया नहीं पता कि बीच में बोलना नहीं चाहिए तुम्हारा तो। दलित ये वो हनुमान जी को भी उसी में लाकर खड़ा कर दिया। विषय करते भी हो, जब से बोल रहे हो सबसे नफरत की आग बो रहे हो। जी, गौरव भाटिया नफरत का वर्ड शब्द नहीं था। अनुराग भाई, आपने अपनी बात को रखा, ऑडियो डाउन करिए। मैं ओके, गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड है जवाब, शार्प 30 सेकंड। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात बोली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। उसने कहा कि हम तो कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। ये एक तस्वीर है, देखिए कितना कमजोर व्यक्ति था अमीर जी। ये मंत्री था, खनन घोटाला किया, 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे अखिलेश भाई के समय में। आधे मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया झन्नाटेदार तरीके से। 3 दिन बाद ये कमजोर व्यक्ति फिर से आ गया, बलात्कार के मुकदमे में दोष सिद्ध हो गया। कमजोर व्यक्तियों के साथ खड़े रहते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। दूसरा, इन्होंने कहा शब्दों का इस्तेमाल ठीक किया करो। हाँ, आजम खां से आप भी क्लासेस लीजिए अमीर जी। वो जयप्रदा का अंडरवेयर का रंग बता देते हैं। शब्दों का मर्यादा यह है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक है। तीसरी बात, पुरुषार्थ।
आज प्रधानमंत्री जी ने पुरुषार्थ की बात जी करी। जी गौरव भाटिया, पुरुषार्थ तो ये था कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहे सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अनुराग भदौरिया जवाब, अनुराग भदौरिया जवाब, आपने कई टिप्पणियां करी है, अनुराग जी का जवाब। गौरव भाटिया आपको डाउन है, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड शार्प। अच्छा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है कि किसान यहाँ बेसमय बारिश होने से उसका गेहूं जो अब वहां उसकी बर्बाद हो गया, उसकी सरसों बर्बाद हो गई, पूरे साल कैसे खाएगा, कैसे वो अपने बच्चों की फीस देगा, क्या पाएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं। रटी बातें बोलते रहते, बातें। आप अनिल की डिबेट उठा लीजिए, आपने 1000 डिबेट की होगी तो 999 डिबेट में यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो अभी शब्द बीजेपी के प्रवक्ता ने किए। 999 बार यही शब्द बोले गए होंगे। क्या शब्द कुछ नया नहीं बोल सकते क्या? कि नया है नहीं ये बता दो। 10 साल की सरकार में नया बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ बेटे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, इसके मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ जनता के भले की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन से देश नहीं चलता है, देश चलता है इनोवेशन से। आप नई इनोवेशन की बात करी, ओके 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 कीर्ति आजाद नहीं, एक सेकंड नहीं, मैं आपको आगे वक्त दूंगा। कीर्ति आजाद, आप बार बार बोलते हैं कि देखिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन बीजेपी कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। कर्नाटक के भीतर से अभी पद्मा अवार्ड्स मिले, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को अवार्ड मिला। उसने बोला कि मैं तो यूपीए की सरकार में कोशिश करता रहा, मुझे लगा अब तो मोदी आ गए, अब तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप ही के शासन में दिए मेरे को अवार्ड मिला। और यूपीए के टाइम पे तो मैंने पैसे भी खर्च कर दिए थे, लेकिन हुआ नहीं। तो आपको लगता नहीं है वॉक द टॉक करने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी का शासन? दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेट कीर्ति आजाद रिप्लाई। 40 सेकंड कीर्ति आजाद, शार्प 40 सेकंड सर। नहीं, अगर बड़ी खुशी की बात है मिला है, क्या वो पहले ऐसे मुसलमान हैं जिनको पद्म भूषण या विभूषण या पद्मश्री मिला है? इसके पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अटल जी के समय में लोगों को मिला है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला है। तो एक उदाहरण देकर उचित नहीं होगा। प्रश्न ये है कि क्या हरामजादे रामजादे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गोट से जिंदाबाद बोलते हैं कि नहीं बोलते, और महात्मा गांधी के बारे में गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते? बीजेपी में कई वर्षों तक रहे, कहां बीजेपी और आरएसएस में गोट से जिंदाबाद कहा जाता है? आप भी लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ रहे, क्यों नहीं? और मैंने भी कवर किया है, आपको भी कवर किया है। कहा था, सुनाई दिया था कहीं भी आपने साध्वी प्रज्ञा को पार्लियामेंट में नहीं सुना था, पार्लियामेंट में नहीं सुना था, सबने सुना था। ओके, प्रोफेसर रागी की बात करते हैं, सामने लाइव आ रहा था गोट से जिंदाबाद। ओके प्रोफेसर रागी 15 सेकंड 10 सेकंड। कीर्ति जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जब अयोध्या मूवमेंट अपने उफान पे था 2004 में, जब ये गोल मार्केट से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी और उससे पहले भी, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत पहले आए, और उस समय जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था उस समय भी तो कीर्ति जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, तब तो वही भगवा झंडा उनको बहुत पसंद आता था। जवाब कीर्ति आजाद कभी भी, लेकिन चर्चा कीर्ति आजाद पे नहीं है। जिस दिन कीर्ति आजाद ऑटोबायोग्राफी लगेंगे मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, जैसे अभी गुलाम नबी आजाद साहब। और मेरी कोई नहीं, आपने आप मेरा निवेदन है। ओके कीर्ति आजाद 20 सेकंड। रागी जी बेचारे भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, मैं जहां भी उनको देखता हूं ये हरदम कांग्रेस को ही कोसते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उससे पहले नहीं जुड़ा था, 93 में ही जुड़ा था, और जुड़ने के तुरंत बाद मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। तब तो न मुझे इनके भगवा के बारे में मालूम था, न मुझे संघ के बारे में मालूम था। मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता था, मेरे व्यक्तिगत रिलेशन अटल जी और अडवाणी जी से थे, और उसको करके मैं आया था और चुनाव लड़ा था। मैं सीता माँ के जन्मस्थान मिथिला का हूं, भगवान राम के ससुराल का हूं, उनका आदर करता हूं क्योंकि वो मेरे पाहुन हैं। और जो भी भगवान हमारे देश में इष्ट देव है, देवियां हैं, उन सबों का सम्मान करता हूं। उसके लिए मुझे भगवा झंडा लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, वह दिल में होना चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, लड़ाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जी। ओके, मेरे साथ राशिद अहमद कादरी जुड़ रहे हैं, पद्मा अवार्ड विनर है। आपका अभिनंदन है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज देश की हेडलाइंस में हैं, लेकिन आपने जो बात की वो भी हेडलाइन में है। मैं जानना चाहता हूं आपके साथ क्या वाकया हुआ था यूपीए के शासन के अंदर? आपको उम्मीद थी तब आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि मोदी के शासन में आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन मिला मोदी के शासन में और यूपी के शासन में नहीं मिला। वो कहानी क्या है, जरा बताइए। ये देखिए, मैं पद्मा अवार्ड का मैं हकदार था। मैं ये पद्मा अवार्ड के लिए मैं 5 साल अप्लाई करा, जबकि यूपीए सरकार थी।
और हर साल मैं अपना प्रोफाइल भेजता था। मेरा प्रोफाइल बहुत मोटा है, उसको तकरीबन एक प्रोफाइल के लिए 4,000 का खर्चा आता था। हर साल 12,000 खर्चा करता था, जो 5 साल तक करता रहा। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मैं अप्लाई करना छोड़ दिया मैं, क्योंकि ये मुसलमानों को कुछ नहीं, मेरा अपना ख्याल था मुसलमानों को ये कुछ नहीं देती, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये सोच के मैं खामोश बैठ गया। लेकिन 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आप पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ये अवार्ड है तो मोदी जी मेरे को चुन के, ये अवार्ड चुन के मेरे ख्याल को, मेरे सोच को गलत साबित कर दिए, जो मेरे दिमाग में थी बात वो। मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हर चीज की पे राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो विपक्ष कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ आपकी बातचीत हुई वो सब कुछ फिक्स था, वो पहले से ही डिसाइडेड था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। मैं जब भी करता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लोगों की सिखाई हुई बात है तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं किसी के बारे में ऐसा बोलना उनका गलत बात है, ये और झूठा इल्जाम है मेरे पे ये। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? जब आपका संवाद हुआ तो वो एकदम ही प्रधानमंत्री आए होंगे राष्ट्रपति भवन में और आपने उनसे, उन्होंने आपको हाथ मिलाया होगा, बधाई दी होगी, उसके बाद ये संवाद शुरू हुआ। तो क्यों विपक्ष इसमें एक शंका पैदा करना चाहता है? विपक्ष का काम ही है सभी को पर इल्जाम लगाना, उनको बदनाम करना। जी, एक अगला सवाल मेरा ये, एक धारणा है कि नरेंद्र मोदी के शासन में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहते हैं शाह रशीद जी? मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं मेरी बात जो थी, जो दिल में थी मेरी बात, वो मेरी जबान पे आई और वो बात पे मैं कायम हूं। मैं क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करते हैं? आपकी राय क्या है इस पे? मैं इसमें अपनी राय नहीं दे सकता। वो सबका विकास, सबका साथ वो दूसरे लोग जानते हैं कि मैं मेरे काम में मगन रहता हूँ, मेरे काम से मतलब है। मेरे को इतने सारे अवार्ड मिले, 12 बार फॉरेन कंट्रीज को गया, कोई भी गवर्नमेंट मेरे को एक पैसे की भी मदद नहीं करी। मैं अपनी मेहनत करके कमा के खा रहा हूँ। मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप बिकने वाला आप इंसान नहीं है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि आप बिक चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी तरफ से 2 टूक बात। नहीं, विपक्ष का काम ही है दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाना, अपना मतलब निकालने की खातिर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, जो बहुत गलत बात है वो। और वो साबित करना कि मैं बिक गया, मैं सामने, मेरे को दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मुझे खरीदने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब से गरीब जिंदगी, हम गरीब से गरीब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई पद्मा अवार्ड जीतने के लिए। लेकिन आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं। देश ने वो दौर भी देखा है जब पद्मा अवार्ड्स बड़े और एलीट क्लास वाले वीवीआईपीज के लिए एक 5 स्टार इवेंट होता था, लेकिन बीते 9 साल में यह सूरत पूरी तरह से बदल गई व्यूअर्स। अब जूतों की चमक से उम्मीदवार का नाम नहीं तय किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम ही बोलता है। काम ही पुरस्कार पाने का पैमाना बन गया है। फिर चाहे दूर दराज के गांव में गुमनामी से पर्यावरण के लिए काम करने वाली तुलसी गौड़ा हो या फिर जलपाईगुड़ी में रहने वाले 102 साल के लोक संगीतज्ञ मंगला कांति रॉय हो। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के स्लोगन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक भी इन अवार्ड्स में देखी जा सकती है। अभी आपने पद्मश्री विजेता शाह रशीद कादरी की मेरे साथ बातचीत भी सुनी। अब आप उनकी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत को भी सुनिए। ठीक है, मैं वीजा करना जी कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्होंने कई बार अप्लाई करा, लेकिन मोदी शासन ने इनको पहचाना और अवार्ड दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पुरस्कार अब उनको मिलते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो लुटियंस दिल्ली में ही नहीं रहते, जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे में नहीं रहते, जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में नहीं रहते, रसूख नहीं रखते। अब पद्मा अवार्ड उनको मिलते हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं। नमस्कार।